खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम की सुबकदोशी कल है। ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा कि कमीशन के चेयरमैन रहते हुए मैंने अक़लियतों के मुफाद में हमाजहत काम करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन रुकावटों का सिलसिला भी जारी रहा और कमीशन रेशा दवानियों का शिकार रहा। ज़फ़रुल इस्लाम से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान हमारे साथ हैं। कल उनकी मुद्दत कार कमीशन में ख़त्म हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 3 साल की जो मुद्दत कार रही, कैसा तजर्बा रहा? कई तरह की अड़चनें आई होंगी और क्या महसूस किया आपने? कमीशन कितना बाख्तियार है? 3 साल में कहने को तो हमने काफ़ी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से हमने नोटिस दिए, बहुत से लोगों को उनके हुकूक दिलवाए, बहुत से लोगों की पेंशन दिलवाए, बहुत से लोगों को राशन कार्ड दिलवाए, बहुत से इस तरह के छोटे ओबीसी के तकरीबन 18,000 बच्चों का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, जबकि इसलिए कि वो लोग नहीं कर रहे थे। कह रहे थे नए सर्टिफिकेट लाओ, तो हमने उनको नोटिस भेजा कि भाई तुम नए क्यों मांगते हो, अगर उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो दो उनको दाखिला। तो वो शर्त ख़त्म हुई। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जो कि इस कार्यकाल में हुए हैं। उसके अलावा जो है हमने गवर्नमेंट को, मीडिया को बहुत तरह तरह से इंटरवेंशन किया है, पुलिस को किया है, पुलिस को मजबूर किया है काम करने पर। कुछ पुलिस वालों को मुअत्तल और उनको लाइन हाजिर भी करवाया है। ये सब काम इसमें हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार आपने ये भी कहा कि अफसरशाही की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत कमीशन को उसको फेस करना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। किस तरह के मज़ीद इख्तियारात की कमीशन को ज़रूरत है ताकि आगे जो लोग आएँ वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें? देखिए, कमीशन में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि कमीशन के पास क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं है, यानी अपने फ़ैसले को एग्जीक्यूट कराने का अपने पास पावर नहीं है। वो गवर्नमेंट को या पुलिस को लिखेगी, वो करें या ना करें। ये एक चीज़ है जो कि अब वहाँ पे उन्होंने यहाँ तक पहुँच गए कि ये सिविल कोर्ट है, आपको क्वासी जुडिशियल पावर मिला हुआ है और आप जो है ना कोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन ये कि क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं है। आम कोर्ट के पास तो क़ुव्वत है, छोटा सा मजिस्ट्रेट उसके पास भी क़ुव्वत नाफिज़ा है, फ़ौरन पुलिस को बुला के पकड़ के ले जाओ, उसको जेल डाल दो। लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये एक कमी है। दूसरी कमी हमारे एक्ट में यह है कि हमारे पास तहक़ीक़ात करने की अपनी जो है टीम नहीं है। कुछ भी तहक़ीक़ करनी होती है हम पुलिस को भेजते हैं। अब पुलिस से जो है ना ऐसी बैरंग जो जवाब आ जाता है, नहीं जी कुछ भी इसमें नहीं है, वो तो हमने चेक कर लिया, ये तो जो है शिकायत जो झूठी है इसको फाइल कर लीजिए आप, या ये कि इसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वगैरह, इस तरह से कुछ ना कुछ वो करके आम तरीके से लिख के, या ये कि हमने कार्रवाई कर दी है, उसको पकड़ लिया है, कार्रवाई जारी है, इस किस्म के जवाब जो है आ जाते हैं। तो हमारे पास यानी हर कमीशन, बल्कि मैं सिर्फ इसकी नहीं कर रहा हूँ, हर कमीशन के पास तहक़ीक़ात करने का अपना, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है, सिर्फ एक कमीशन है जिसके पास अपना अमला है जो कि तहक़ीक़ात करता है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी 8-10 आदमी ऐसे होने चाहिए, कोई भी शिकायत आए उसमें से 1-2 आदमी जा कर के घर पे, मैदान में, उस इलाके में मालूम करें कि भाई वाकई ये सच है या झूठ है, क्या है। हमारे पास नहीं है। आप देखें तो दिल्ली अक़लियती कमीशन हो या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो, दोनों का जो एक तरीक़ाकार है वो सिफारिशी हद तक है। तो क्या दोनों ही इस मतलब अक़लियतों को उस हद तक शायद इंसाफ नहीं दिला पाते जो दिलाना चाहिए? नहीं, सिफारिशी ज़रूर है, लेकिन सिफारिशी इस मामले में है कि हम हुकूमत को सिफारिशात भेज सकते हैं और हुकूमत माने ना माने। नेशनल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट को भेजेगी, हम स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। अब उनके ऊपर है कि वो माने या ना माने, ये अलग चीज़ है ये। लेकिन हम खुद बहुत से काम कर सकते हैं और कोई भी कमीशन, खाली हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन हो या स्टेट जो कमीशन, ओबीसी कमीशन है, SC ST कमीशन है, ये खुद भी कुछ कर सकते हैं। यानी सिफारिश भेजना तो गवर्नमेंट को होता है। हमने ऑर्डर पास किए, बहुत से हमने खुद ऑर्डर पास किए हैं और उसको करवाया, उसको ऑर्डर पास किया है। मसलन ये कि JNU के अंदर एक मुस्लिम प्रोफेसर थी, उसकी तनख्वाहें रोक रखी थी, क्या कर रखी थी, ऑर्डर पास किया कि फ़ौरन जारी करो, फ़ौरन जारी हुई। उसको घर से निकाल रहे थे, ऑर्डर जारी किया कि आप तुम उसको घर से नहीं निकाल सकते हो। और हमने उसकी कॉपी जो है वहाँ के SHO को भी भेज दी कि देखो, अगर पुलिस जो है, अगर JNU तुमसे इसकी सिलसिले मदद मांगती है तो भाई बिल्कुल मदद मत करना। इस तरह के बहुत से ऑर्डर हमें जारी किए। तो ये हम कर सकते हैं और हर कमीशन कर सकता है। वो सिफारिश नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये हक़ हमको हासिल है। मसला कहाँ पेश आता है मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि हमारा ताल्लुक़, यानी अगर हम गवर्नमेंट में रहेंगे तो ब्यूरोक्रेसी रहेगा,
ब्यूरोक्रेसी जो है, कम से कम जो हमारा तजुर्बा है, मैं नहीं जानता कि और कमीशनों का क्या है, हमारा तजुर्बा यह है कि ब्यूरोक्रेसी समझती है कि वही सुप्रीम है, सारा हक उसी को हासिल है, जो सारी अकल उसी के पास है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, कोरोना को देखते हुए पंजाब रियासती खवातीन कमीशन ने बेहद अहम फैसला लिया। पंजाब रियासती कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने ऐलान किया कि कमीशन के तमाम मामलात अब ई कोर्ट के जरिए निपटाए जाएंगे। वुमेन सेल में 1000 से ऊपर वुमेन सेल में डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट पड़ी हुई है। पटियाला शहर से ही 1000 अबव कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो कि चल रहा है। तो ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन सेल में पेंडिंग कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर वुमेन सेल पे भी हो जाना था। हमने जो टेलीफोनिंग कंप्लेंट थी 23 मार्च के बाद जो आ रही थी, जो हमने टाइम टू टाइम बहुत सारी सॉर्ट आउट भी कर दी। कुछ अभी ऑफिस खुल रहे हैं, क्रूशियस कंप्लेंट्स थी, उनको हम बुला भी रहे हैं। तो अब हमने ये ई कोर्ट का फैसला किया कि ई कोर्ट हम शुरू करेंगे। हमने ये वुमेन सेल में सारे पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, डीजीपी के थ्रू सारे एसएसपी, कमिश्नर, डीजीपी ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम जूम पे और वुमेन सेल में ये दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे। जहाँ पे हमारी अब सरकार ने कहा 5 लोगों से ज़्यादा बुला भी नहीं सकते। तो जो दोनों पार्टीज़ के 2 लोग होंगे, एक एसीपी क्राइम या एसपी, डीएसपी, जो भी मौजूदा अफसर को वहाँ पे मौजूद रहने के लिए एसीपी क्राइम का रहना कंपलसरी होगा उस हेयरिंग में। तो हम 5-5 मिनट दोनों को सुनेंगे, उसके बाद हम अपना रिव्यू जो भी हमारा होगा निकल के आएगा उनको ऑर्डर करेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए जाए वक़ू पर फोरेंसिक टीम पहुंची। एनकाउंटर का सीन की मंजरकशी एफएसएल की टीम दोहराएगी और विकास दुबे के एनकाउंटर के सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। वाज़ेह है कि विकास दुबे एनकाउंटर पर कई तरह के सवालात खड़े हुए और इसे फर्जी एनकाउंटर से भी ताबीर किया गया था। रिक्रिएशन में साक्ष्य को संकलित करने का कोई वो नहीं है। साक्ष्य को हम लोगों ने पूर्व में ही संकलित कर लिया था। जो हमारी यहाँ की टीम थी, जो यहाँ की लोकल यूनिट टीम थी, उसने घटना के दिन ही जो साक्ष्य संकलित करने थे वो साक्ष्य संकलित कर लिया इन्होंने। हमारा काम ये था कि इसके साक्ष्यों के साथ साथ हमारी वैज्ञानिक विवेचना भी इसके साथ होनी चाहिए। वैज्ञानिक विवेचना के क्रम में हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा जो भी चीज़ें वर्णित की जाती हैं उसके आधार पे इनके बताए अनुसार कि उस दिन क्या घटनाक्रम घटित हुआ, उन सारे घटनाक्रमों को हम लोग एक कड़ी में जोड़ते हैं। उन कड़ियों को जोड़ने के पश्चात बाकी जो चीज़ें, इसमें कई चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, नक्शा नजरी है, एफआईआर में जो तथ्य अंकित है, उन सारे को हम लोग एक साथ करस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, प्रोसेस तो पूरी जो गाइडलाइन है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, इसकी सारी दूरियों का मापन होता है। अभी हम लोग इसकी दूरियों का मापन करेंगे, कितनी दूरी पे थी, उस दूरी से जो चोटें आई हैं उस सारे को हम लोग टैली कराएंगे कि चोटों का आना उतनी दूरी से है। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने पहुँचे। डॉक्टर AK श्रीवास्तव, बैलिस्टिक इंचार्ज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। राजस्थान में जारी सियासी रस्साकशी के दरमियान आखिरी बाजी किसकी होगी ये अभी तय होना बाकी है। अब तक जो वाक़यात सामने आए हैं उनमें वज़ीर आला अशोक गहलोत ज़रूर असल जादूगर साबित हुए, लेकिन सियासत में बाजी कब पलट जाए ये कहना मुश्किल है। सचिन पायलट की रुकनीत ख़त्म कराने के लिए दल बदल मुखालिफ कानून का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में एक मरतबा फिर स्पीकर के रोल पर सभी की नज़रें टिक गई हैं। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटाए गए सचिन पायलट और उनके हामी 58 अरकान असेंबली अपनी लड़ाई कोर्ट ले गए हैं। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कांग्रेस की सियासत पर सवाल उठाए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़ोन टैपिंग मामले में कई सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के राजस्थान और हाईकमान से जवाब तलब किया। में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 मंथ्स द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस and I believe Mr. Ashok Gehlot and Mr. Rahul Gandhi both are watching this press conference. Please take note and we want these answers immediately. हमें ये प्रश्नों के उत्तर
तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी के सवालों का जवाब कुछ यूं दिया। उन्हें आकर कह रही है, अरे फोन कैसे टैप होते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे आती है? और ये कहने के चक्कर में गलती इनसे ऐसी हो गई आज कि स्वयं स्वीकार कर दिया कि हाँ चोरी भी कर दी, हत्या भी कर दी, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा आपने ये जो टैपिंग की या जो भी रिकॉर्डिंग आई है ये किसने की है, ये या कानूनी है या गैर कानूनी? अरे जो आपने किया वो क्या कानूनी है? पहले तो उस पर जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, जो भी इनके आज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है। कांग्रेस पार्टी किसी भी जीवंत संगठन की तरह हमारे भीतर जो भी बात हो रही है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग राय होती है, बड़े दलों में, बड़े संगठनों में होती ही है, और वो राय सार्वजनिक पटल पर भी रखी जाती है। वो मतभेद भी कई बार सार्वजनिक पटल पर आते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी वजह से हमारा एक संगठन जो है जीवंत है। हर नेता अपनी पार्टी में अपना जीवन इन्वेस्ट करता है और उस नेता में पार्टी भी इन्वेस्टमेंट करती है। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट्स होती है। ऐसे में अगर कोई मतभेद होता है तो खुले मन से दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। सार्वजनिक तरीके से हमने ये 3 या 4 बार बोला कि दरवाजे खुले। मामलों की ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 34,884 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मामलों की मजमूई तादाद बढ़कर 10,38,716 हो गई है। 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 से 671 अफराद की जानें जा चुकी हैं। इस तरह मुल्क में हलाकतों की तादाद बढ़कर 26,273 हो गई है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 11,452 लोगों की जानें जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की मजमूई तादाद 2,92,589 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा हलाकतें देखी गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,571 कोरोना मरीजों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 1,20,107 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें तमिलनाडु में देखी गई। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 2,315 लोगों की जानें गई। तमिलनाडु में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 1,60,907 हो गई। गुजरात में अब तक 2,106 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना से अब तक 1,084 लोगों की जानें जा चुकी हैं। गुलबर्गा में मुकम्मल लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। 14 जुलाई से 20 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रही है। गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कल रात एक ऑर्डर जारी किया गया। इसमें दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुला रखने की इजाज़त दी गई थी। ताहम हालात की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने 12 बजे ही तमाम तिजारती मराकज़ को बंद करा दिया। शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस ने पेट्रोलिंग में सख्ती कर दी है। शहर के तमाम तिजारती मराकज़ अब मुकम्मल तौर पर बंद ही हैं।
कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में मुकम्मल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के निफाज के लिए पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस वक्त हम शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके तिम्मापुरी सर्कल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 5 गाड़ियाँ, पुलिस की 5 गाड़ियाँ, यहाँ पर 6 गाड़ियाँ बोल सकते हैं, 6 गाड़ियाँ यहाँ पर लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए 6 गाड़ियाँ हैं। शहर के हर रास्ते पर इसी तरह की पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 1, 2, 7 गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 7 गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस की हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि पुलिस भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से संजीदा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पीछे एक वैन भी है। तो इस तरह से 7 गाड़ियाँ पुलिस के साथ 8 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर है इम्प्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि कर्नाटक लॉकडाउन होने के बावजूद भी गुलबर्गा में गुज़श्ता 4 दिनों में 14 तारीख से लॉकडाउन नाफिज हुआ है। 4 दिनों में जो है 400 से ज़ायद केस आए हैं। इस तरीके से इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी संजीदा। अगर से बात करें तो गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर का भी एक पॉजिटिव आया है, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने भी तमाम को हिदायत जारी की है कि हर तरह से जो है मास्क रखे, हमेशा सैनिटाइज करते रहे, अपने मुँहों को, अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं। पुलिस भी और डिप्टी कमिश्नर भी तमाम को एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ पर सख्ती बरत रही है। जी देखिए, पीटा जा रहा है किस तरह से, जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले उनको पुलिस पीटने से भी गुरेज नहीं कर रही है। हर चौरास्ते पर पुलिस ने यही इंतज़ाम कर रखा है, किसी को अगर से कोई गैर ज़रूरी फ़र्द बाहर आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कल रात डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर जारी करते हुए लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी का ऐलान किया था। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी थी, लेकिन हालात की संगीनी देखते हुए 12 बजे ही तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया और पुलिस की तलाशगर्दी टाइट कर दी गई है। हर चौरास्ते पर पुलिस इसी तरह से तैनात की गई है। हर जो कोई भी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आ रहा है उसके साथ इसी तरह का सलूक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है किस तरह से, ये देखिए, एक स्टूडेंट को रोकने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से गैर ज़रूरी जो भी बाहर आ रहे हैं पुलिस उनके साथ वही कर रही है। अगर से मजमूई तौर पर देखा जाए तो लॉकडाउन को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट कराने में पुलिस अपनी पूरी तरीके से संजीदा नज़र आ रही है। अगर से इसी तरह का लॉकडाउन अगर से चलता रहा तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में गुलबर्गा में इस तरह के कोविड के केसेस मामूल पर आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, 72 साबिक IAS और IPS ऑफिसर्स ने सदर जमहूरिया को एक खत लिखा है। दिल्ली फसाद की जांच के लिए कमीशन बनाने की मांग की गई है। खत में इंक्वायरी और जांच कमीशन को लेकर कई दलीलें भी दी गई हैं। पुलिस के फसाद में शामिल होने का इस खत में जिक्र किया गया है। पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई न होने का भी इस खत में जिक्र किया गया और सबसे अहम बात यह कि बीजेपी लीडरों पर कार्रवाई न होने पर भी सवाल इस खत में उठाए गए हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली का मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बेहद अहम खबर है ये इस वक्त, इस खत में और क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है? देखिए हिना, जिस तरह से दिल्ली में फसादात हुए उस पर सवालात शुरू से ही उठ रहे थे कि जिस तरह से इंक्वायरी हो रही है, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कैद कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें सफूर अजहर और दूसरे तमाम लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। मीरान हैदर जो जामिया के तालिबान हैं, तो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में है, कुछ लोग जमानत पे हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली अखिलेती कमीशन ने अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको जारी किया था और उसमें भी सवाल उठाए थे और कहा था पुलिस की जो चार्जशीट है, यानी कि 150 से ज्यादा जो चार्जशीट जमा की गई है, हालांकि 500 से ज्यादा केसेज जो पुलिस ने रजिस्टर किए हैं उन पर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अभी तक 150 से ज्यादा केसेज हैं उनसे चार्जशीट फाइल की जा चुकी है, वो काफी नहीं है, उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। कहा था कि इंडिपेंडेंट एक तरह से अदालती कमीशन बनाया जाए और फिर जो है उसकी इंक्वायरी हो और सप्लीमेंट्री चार्जशीट वगैरह हो, जो शवाहिद छूट गए हैं, जो फैक्ट छूट गए हैं उनको शामिल किया जाए। और अब ये 72 लोगों ने, जिसमें 90% के करीब जो खत लिखने वाले लोग हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर मैं शुरू के 10 नाम पढ़ूँ तो उसमें सिर्फ एक नाम आरिफ गौरी जो IRS ऑफिसर हैं, सिर्फ वही शामिल हैं। अरुणा राय हो या फिर प्रशांत भूषण हो, अभिजीत हो,
इस तरह के तमाम लोग हैं जो जिन्होंने ये खत लिखा है और इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। उसकी जो दलील दी है वो काफी अहम हो जाती है। जिस तरह की दलीलें दी गई हैं उसमें सबसे पहली दलील ये है कि करदमपुरी में एक लड़का फैजान जिसकी मौत हो गई थी और वो जो वायरल भी हुआ था उसका हवाला दिया गया कि उसकी मौत को लेकर के कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरीके से पुलिस ने बहुत सारे जो एविडेंस है उन पर कार्रवाई नहीं की। शिकायतें आई हैं कि पुलिस खुद शामिल हुई, उसने पत्थरबाजी की, उसने तशद्दुद को अपनाया और सीसीटीवी कैमरे जो है वो तोड़े गए। तो इस चीज को भी शामिल किया गया। दलील दी गई है कि इस वजह से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर देखें तो कस्टोडियल टॉर्चर के बहुत सारे मामले, बहुत सारी शिकायतें आई हैं। खुर्रम, सबसे अहम बात आपसे ये जानना चाहेंगे, और ये अभी खबर कुछ दिन पहले भी आई थी कि जो सियासी लीडरों के कहा जा रहा है भड़काऊ बयानात की वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम हालात बिगड़े थे, उन लीडरों को क्लीन चिट देने की बात की गई है। क्या इसका भी जिक्र किया गया इस खत पे? तीसरे नंबर पर जो तीसरा नुक्ता लिखा गया है, तीसरी दलील है, वो इसी बात को लेकर के है कि नो एक्शन ऑन कंप्लेंट्स अगेंस्ट लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इस पर जो कंप्लेंट्स आई हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और जबकि जो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसको क्रिमिनलाइज किया गया। तो तमाम तरह की दलीलें हैं जो इस खत में शामिल की गई है। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए कहा गया है और ये तमाम लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं और जो कहना चाहिए अशोक वाजपेयी जैसे लोग इसमें शामिल हैं, वजाहत हबीबुल्लाह जैसे लोग शामिल हैं। ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए क्योंकि जांच जो है वो पूरे तौर से ठीक नहीं हो रही है। पुलिस खुद शामिल है इस तरह का, जिस तरह से इसमें एक इल्जाम लगाया गया है पुलिस पर, उस पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। तो क्या पुलिस खुद इस मामले की इंक्वायरी कर सकती है? जो कंप्लेन हुई, फैजान की मौत हुई, उन तमाम चीजों को लेकर के क्योंकि ये सवाल उठा है और इंक्वायरी कमीशन की बात जो है, डिमांड है, वो सामने आई है। जी खुर्रम, एक सबसे अहम बात यह है और आज आपने खुद जो है वो अक़लियती कमीशन के जो मेंबर हैं उनसे भी आपने बात की थी, उन्होंने भी अपनी एक बेहद अहम रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उसके तनासुब में क्या कुछ और? देखिए, कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें जो अहम दो बड़ी सिफारिशें की गई, एक तो ये पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है अभी तक 150 से ज्यादा केसेस में जिनकी इंक्वायरी की गई है, उसको लेकर के रिव्यू होना चाहिए। यानी कि वो चार्जशीट काफी नहीं है और अदालती एक आजाद कमेटी बनाई जाए जो तमाम फैक्ट हैं, जो शवाहिद हैं, जो छूट गए हैं उनको देखे और उस पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करे और ये जो चार्जशीट जमा की गई है इनको रिव्यू करे। मोहन नर्सिंग होम हो या कई दूसरी ऐसी चीजें हैं जिनको बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, जिनको दिल्ली पुलिस ने शामिल नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी लीडर्स का पर भड़काऊ बयानात, इश्तियाल अंगेज बयानात को लेकर के जांच का मामला हो, तो इन तमाम चीजों को शामिल करने के लिए उसमें कहा गया था। और कहीं ना कहीं अब ये जिस तरह से लेटर सामने आया है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जांच पर जो है कि बड़ा सवाल वो जरूर खड़ा हुआ है। अगर इस सिलसिले में हमने देखा है कि साबिका औकात में भी, दौर में भी हमने देखा है कि कमीशन जरूर अपॉइंट हुए हैं। अगर कोई कमीशन अपॉइंट होता है तो जरूर ये मालूम किया जा सकेगा कि शुमाल मस्जिद की दिल्ली का जो फसाद था उसमें साजिश किसकी थी, कितना मुनज़्ज़म था, कितना टारगेटेड था, क्योंकि अब तक जिस तरह से इंक्वायरी हुई है शायद ये सोशल एक्टिविस्ट हैं या दूसरे जो लोग हैं वो शायद इससे मुतमईन नहीं है। इसलिए ये डिमांड की गई है कि एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि जो है एक बेहतर तौर पर पता चल सके कि आखिर फसाद। खुर्रम, एक बात और जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये भी है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम जो हैं, कल उनकी सुबकदोशी हो रही है और कहीं ना कहीं इस बात का असर शायद आने वाली जो जांच है उस पर भी देखा जा सकता है। इसीलिए एक जांच कमेटी की मांग जो है वो इस खत में की गई है। देखिए, कमीशन से उनका जो मुद्दत कार है, मियाद है, वो जरूर खत्म हो रही है, लेकिन जो जिस तरह से रिपोर्ट उन्होंने उनकी तरफ से जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई, उसको लेकर के कोई भी अब अदालत में जा सकता है। और जिस तरह की सिफारिशें की गई हैं, क्योंकि सिफारिशें दिल्ली हुकूमत को की जाती हैं, एलजी को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, तो उस पर उसको अदालत तक ले जाया जा सकता है। दिल्ली सरकार खुद सिफारिश कर सकती है, कोई कमीशन खुद भी अपॉइंट कर सकती है
ये जो खत लिखा गया है ये सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को लिखा गया है और एक बड़ी सतह पर जो इंक्वायरी होती है, इससे पहले कई मामलों में सीबीआई इंक्वायरी हुई, एनआईए इंक्वायरी हुई। जी खुर्रम, तो बेहद अहम खबर और इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात भी हम नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।